मैं डॉक्टर भूपेंद्र पाल अग्रसेन महाविद्यालय की ओर से प्रारंभ की गई ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना काल के कारण जो है सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा की गई है, जिससे कि विद्यार्थियों को उसके विषय संबंधित अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 3 पेपरों का अध्ययन किया था। इसी प्रकार से थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत भी 3 पेपर का आपको अध्ययन करना होगा, और इसी प्रकार से फाइनल ईयर में भी आपको जूलॉजी के अंतर्गत 3 पेपर का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ मैं आपको सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस प्रारंभ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके जूलॉजी के तीनों पेपरों के बारे में बता देता हूँ कि आपको यहाँ कौन कौन से 3 पेपरों का अध्ययन करना है। तो देखिए, पहला पेपर है आपका टैक्सोनॉमी का, अर्थात वर्गीकी का। वर्गीकी के अंतर्गत आप लोगों को जो है हायर इन्वर्टिब्रेट्स का अध्ययन करना है, जिसे फर्स्ट पेपर के रूप में रखा गया है, और सेकंड पेपर के रूप में अंतःस्राविकी अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में रखा गया है, और थर्ड पेपर के रूप में यहाँ आप लोग सेकेंड ईयर के अंतर्गत पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर का आपका पहला ही टॉपिक है, उस पहले टॉपिक को यहाँ प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है टॉपिक का नाम? ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले शब्द क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स इट मींस हिंदी में कहते हैं अपन क्या? ग्रंथियां। तो थोड़ा सा आप लोगों को ग्रंथियों के बारे में या ग्रंथि की एक परिभाषा के रूप में बताता हूं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। वैसे आप लोग सामान्य तौर से पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि ग्रंथियां किन्हें कहा जाता है, लेकिन जैसा कि यहाँ सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो यहाँ भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ग्रंथियां किसी भी जीव के शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो कि अपने स्त्रवी पदार्थ का किसी न किसी रूप में स्त्रवण करती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रंथियां कहा जाता है। दोबारा सुने, ग्रंथियां क्या है? ग्रंथियां किसी जीव के शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो कि अपने स्त्रवी पदार्थ का स्त्रवण किसी न किसी रूप में करती हैं। ठीक है। तो यहां एक बात कि पहला शब्द था कि संरचनाएं। तो देखिए बच्चों, ये ग्रंथियां जो हैं हमारे शरीर के अंतर्गत कोशिकाओं के रूप में भी पाई जाती हैं, ऊतक के रूप में भी पाई जाती हैं, और ये अंग के रूप में भी पाई जाती हैं। इसीलिए इन तीनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप में कहा गया है क्या? संरचनाएं। अर्थात हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली वे संरचनाएं। कौन कौन सी संरचनाएं? कोशिका, ऊतक और अंग। ये संरचनाएं अपने स्त्रावी पदार्थ का किसी न किसी रूप में स्त्रवण करती हैं। अर्थात ये ग्रंथियां जो हैं अपने स्त्रावी पदार्थ के रूप में तेलीय पदार्थों का स्त्रवण करती हैं, श्लेष्मीय पदार्थों का स्त्रवण करती हैं। ये पसीने के रूप में भी स्त्रावी पदार्थ का स्त्रवण करती हैं। ये अश्रु ग्रंथियों से आंसुओं के रूप में भी स्त्रवण करती हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गए? स्त्रावी पदार्थ के रूप हो गए क्या? कि तेलीय पदार्थ, श्लेष्मीय रूप,
पसीना अर्थात स्वेद, और दूसरा अपन और कह सकते हैं क्या कि अश्रु, आंसू, आंखों से निकलने वाला आंसू, या एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या कि स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाने वाली जो स्तन ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाला या स्रावित होने वाला कौन सा पदार्थ, दुग्ध, ठीक है, या दूध। तो दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा कौन सा, दुग्ध अर्थात दूध का स्रवण किया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये जो संरचनाएं हैं, ये अर्थात ये जो ग्रंथियां हैं, ये किस किस रूप में, कोशिकाओं के रूप में, ऊतक के रूप में और अंगों के रूप में पाई जाती हैं। तो कोशिकीय संरचना के आधार पर जो है ग्रंथियों को दो प्रकार का बताया गया है, एक कोशिकीय ग्रंथि और दूसरी कौन सी, बहुकोशिकीय ग्रंथि। अर्थात यहां पर यह कह सकते हैं कि जीव के शरीर के अंतर्गत जो ग्रंथियां हैं वो एक कोशिका के रूप में भी पाई जाती हैं और बहुकोशिकाओं अर्थात ऊतक व अंगों के रूप में भी पाई जाती हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक कोश के जो सामान्य रूप से ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हमारे श्वसन तंत्र और आहार नाल के अंतर्गत एपिथेलियल लेयर के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो कि श्लेष्मीय पदार्थों का स्रवण करती हैं। समझ में आई बात कि एक कोश की है जो ग्रंथियां हैं वो कहां पाई जाती हैं, सामान्य रूप से हमारी आहार नाल, या हम ये कहें दूसरे उदाहरण के तौर पर कहां, श्वसन अंगों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके बाद है बहुकोशिकीय ग्रंथियां। तो देखिए बच्चों, बहुकोशिकीय ग्रंथियां जो हैं वो किस रूप में, ऊतक या अंगों के रूप में हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि बहुत सारी हैं, जो कि अन्य मतलब एक कोशिकीय को छोड़ दें तो उसके अलावा सारी जो ग्रंथियां हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी, बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक है कि ये जो बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं, इन बहुकोशिकीय ग्रंथियों का स्रावन के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, स्रावन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो जो बहुकोशिकीय ग्रंथियां हैं जो कि ऊतक या अंगों के रूप में हमारे शरीर के अंतर्गत या जीव के शरीर के अंतर्गत पाई जाती हैं, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, दो नहीं सॉरी सामान्य रूप से कितनी होती है, दो प्रकार की, और इनका दोनों का एक सम्मिलित रूप भी होता है जिसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। तो देखिए पहले हम बात करते हैं इनके प्रमुख दो प्रकार। तो प्रमुख दो प्रकारों के रूप में वही स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। वही स्रावी ग्रंथि इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और अंतःस्रावी ग्रंथि इनको अपन कहते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वही स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनको उपनाम दिया गया है डक्ट ग्लैंड्स, जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनको उपनाम दिया गया है डक्टलेस ग्लैंड। समझ में आया है यहां पर कि क्या अंतर है। देखिए वही स्रावी ग्रंथियों को तो क्या कहा गया है, डक्ट ग्लैंड, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा गया है, डक्टलेस ग्लैंड। यहां जो ये उपनाम दिया गया है वह एक तरह से इनकी संरचना और कार्यकी के आधार पर दिया गया है। कैसे कि देखिए जो वही स्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये वही स्रावी ग्रंथियां अपने स्रावी पदार्थ का जो स्रवण है वह नलिका के रूप में या नलिका के द्वारा किया जाता है, इसलिए कहा गया इनको क्या, डक्ट ग्लैंड। एग्जाम्पल के तौर पर स्वेद ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां आदि। समझ में आई बात कि वे ग्रंथियां जो कि अपने स्रावी पदार्थ का स्रवण जो है वो किसके माध्यम से करें, नलिका के माध्यम से या वाहिका के माध्यम से करें, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वही स्रावी ग्रंथि। एग्जाम्पल ये हो गए। अगला है दूसरा प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथि, जिन्हें उपनाम दिया गया है डक्टलेस ग्लैंड। देखिए इंग्लिश शब्द के माध्यम से पता चल रहा है कि ये ग्रंथियां किस प्रकार की होंगी। डक्टलेस इट मींस इन ग्रंथियों के अंतर्गत डक्ट, वाहिका, नलिका क्या है, नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, डक्टलेस ग्लैंड कहा गया है। अब देखिए इनको बच्चों को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे।
कि वे ग्रंथियां जो कि अपने स्त्रावी पदार्थ का स्रवण सीधे रक्त के अंतर्गत बिना किसी वाहिका के द्वारा करती हैं, उन ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। समझ में आई बात? अंतःस्रावी ग्रंथियों को कैसे परिभाषित करेंगे? कि वे ग्रंथियां जो कि अपने स्रावी पदार्थ का स्रवण सीधे कहां करती हैं? रक्त के अंतर्गत करती हैं, बिना किसी वाहिका के माध्यम से। क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सामान्य रूप से सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है बच्चों, ये हार्मोन्स का स्रवण करती हैं। अर्थात हार्मोन्स का स्रवण करने वाली जो भी हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, वो कौन सी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। समझ में आई क्या बात? एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, चाहे थायराइड है, चाहे पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड है, बहुत सारी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर जो कि अपन आगे इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा कि मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, लेकिन इन दोनों का मिश्रित रूप भी हमारे शरीर के अंतर्गत पाया जाता है। उन ग्रंथियों को कहा गया है क्या बच्चों? मिश्रित ग्रंथियां। अर्थात जिन ग्रंथियों के द्वारा इन दोनों का मिश्रित रूप वर्किंग रूप में देखा जाता है, या दोनों मिलती जुलती संरचनाओं के रूप में जिनकी कार्य देखी जाती है, वो क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका क्या? मिक्स ग्लैंड। और एग्जाम्पल क्या है उसका? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, पैंक्रियाज। समझ में आई क्या बात? तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, अभी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स को परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, ग्लैंड्स कोश के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, ग्लैंड्स स्त्रवन के आधार पर कौन कौन से प्रकार की होती हैं, विद एग्जाम्पल हमने ये अब तक देखा है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आई क्या बात? इट मींस अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और यह क्लासिफिकेशन जो है, यहां मैंने एक छोटे से आरेख मान लीजिए के रूप में यहां पर व्यक्त किया है कि देखिए बच्चों, ये वही स्रावी ग्रंथियां जो हैं वह कितने प्रकार की बताई गई हैं? 4 प्रकार की मुख्य रूप से बताई गई हैं। वही स्रावी कितने प्रकार की बताई गई हैं? 4 आधार के रूप में, या 4 आधार से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जिनको मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है रचनात्मक ग्रंथियां, रचनात्मक जटिलता के आधार पर। नंबर 1 क्या है? रचनात्मक जटिलता के आधार पर। अब दूसरा क्या है? स्रावी इकाई की आकृति के आधार पर। और नंबर 3 क्या है बच्चों? स्त्रवन की विधि के आधार पर। और नंबर 4 क्या है? स्रावी पदार्थ के आधार पर। समझ में आई क्या बात? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वह 4 आधार पर किया गया है, और वो कौन कौन से हैं वो मैंने यहां पर आपको बताए हैं। नंबर 1 क्या है? रचनात्मक जटिलता के आधार पर। नंबर 2 क्या है? स्रावी इकाई की आकृति के आधार पर। और नंबर 3 माना है स्त्रवन की विधि के आधार पर। और नंबर 4 जो है वो बताया गया है कौन सा? स्रावी पदार्थ के आधार पर। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये 4 आधार बताए गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रचनात्मक जटिलता के आधार पर। नंबर 1 दे रखा है रचनात्मक जटिलता। रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, रचनात्मक जटिलता। तो रचनात्मक जटिलता जो है वो 2 प्रकार की बताई गई है, सामान्य और संयुक्त। सामान्य और संयुक्त। सामान्य से मतलब जिनमें वही स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत कोई जटिलता नहीं पाई जाती और सामान्य ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन्हें तो कहा गया है क्या? सामान्य।
और जिन वही स्रावी ग्रंथियों की नलिकाओं के अंतर्गत क्या पाई जाती है, जटिलता पाई जाती है, उन्हें कहा गया है क्या, संयुक्त ग्रंथियां। समझ में आई क्या बात। तो रचनात्मक जटिलता के आधार पर कौन सी, सामान्य और संयुक्त दो प्रकार की हो गई है। तो यहां आपकी बुक के अंतर्गत इनको डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 के माध्यम से बताया गया है। देखिए बच्चों, यहां देखेंगे कि सामान्य मतलब सामान्य ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब है और इसके माध्यम से स्रावी पदार्थ का स्त्रवन बाहर किया जा रहा है। तो ये कौन सी हो गई, सामान्य हो गई। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या जो कैपिलरीज हैं वो सिक्रेटरी सेल्स के माध्यम से अंदर गुथी हुई रूप में पाई जा रही है, इसलिए कहा गया है, संयुक्त कहा गया है। समझ में आई बात। तो दो प्रकार हो गए। अब देखिए बात करते हैं दूसरा आधार, स्रावी इकाई की आकृति के आधार पर प्रकार। यहां देखिए बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं आपको, जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है। नंबर 1 है कूपिकीय, नंबर 2 है कोष्ठीय और नंबर 3 है नलिकाकार। इसको आप नंबरिंग को उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, नंबर 1 नलिकाकार को मान सकते हैं, नंबर 2 इसको मान सकते हैं, नंबर 3 इसको मान सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। समझ में आई क्या बात। ठीक है, तो अब देखिए यहां हम इसको विथ डायग्रामेटिक समझने का प्रयास करेंगे। विथ डायग्रामेटिक प्रयास करेंगे। यहां मैंने आप नीचे डायग्राम बनाए हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कूपिकीय। कूपिकीय इंग्लिश में बोलते हैं इनको एल्वियोली। क्या बोलते हैं इनको अपन, एल्वियोली। समझ में आई क्या, कूपिकीय। तो वे वही स्रावी ग्रंथियां जिनकी नलिकाओं की संरचना जो है वो कैसी हो, कूपिकीय हो। डायग्राम के माध्यम से कैसे, देखिए यहां अपन देख सकते हैं यह संरचना एक कूपी के संरचना है। आप यहां देख रहे हैं कि निचला जो भाग है वह एक एल्वियोली के रूप में है, कूपिका के रूप में है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कूपिकीय कह रहे हैं। आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है, कूपिकीय। ठीक है, किसके आधार पर, स्रावी इकाई की आकृति के आधार पर। तो उसकी स्रावी इकाई की आकृति कैसी है, कूपिकीय है, इट मींस एल्वियोली है। समझ में आई। और इस प्रकार की ग्रंथि को अपन क्या कहेंगे, एल्वियोलर ग्लैंड्स। समझ में आई क्या। तो मैंने आपको केवल ये बताया अभी तो क्या कि जिन ग्रंथियों की स्रावी इकाई की जो आकृति है वह कैसी होगी, कूपिकीय होगी, उन्हें क्या कहा जाएगा, कूपिकीय अंतः कूपिकीय वही स्रावी ग्रंथि कहा जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए ये कूपिकाएं जो हैं कुछ ग्रंथियों के अंतर्गत कंबाइंड रूप में भी पाई जाती हैं, इट मींस संयुक्त रूप में पाई जाती हैं। तो वो कौन सी हो जाएंगी, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स। इट मींस यहां पर ये कहेंगे कि कूपिकीय जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं उनके कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए। नंबर 1 सिंपल एल्वियोलर और नंबर 2 कंपाउंड एल्वियोलर। समझ में आई बात। कितने प्रकार हो गए, कूपिकीय बहिस्रावी ग्रंथियों के 2 प्रकार, सामान्य कूपिकीय और संयुक्त कूपिकीय। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा, कोष्ठीय। कोष्ठीय जिसको अपन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं सॉरी एसिनर, क्या बोलते हैं, एसिनर। कोष्ठीय अर्थात वे वही स्रावी ग्रंथियां जिनकी वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है, कोष्ठीय, कोष्ठक के रूप में, प्रकोष्ठ के रूप में होती है। ठीक है, एज ए चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, कोष्ठीय। ठीक है, कोष्ठीय को इंग्लिश में क्या कहा गया है, कोष्ठीय कहा गया है एसिनर। ठीक है, तो ये सामान्य एक ही प्रकार की बताई गई है, कोष्ठीय। इसके बाद है तीसरा प्रकार जिसको हम कहते हैं नलिकाकार या यूं कहें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अर्थात जिन वही स्रावी ग्रंथियों की जो स्रावी इकाई है उसकी संरचना कैसी है, नलिका के समान है।
ट्यूबुलर मतलब नलिका के समान। तो जिन्हें वही स्त्रावी ग्रंथियों की स्त्रावी इकाई की आकृति कैसी है, नलिका के समान है, वो कौन सी कहलाएंगी, नलिकाकार कहलाएंगी, अर्थात ट्यूबुलर कहलाएंगी। अब देखिए ट्यूबुलर का डायग्राम किस प्रकार का, ये आप देख रहे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो स्त्रावी इकाई है उसकी संरचना कैसी है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से स्त्रावी पदार्थ का क्या किया जाता है, स्त्रवण किया जाता है। अब यहां आप देखेंगे कि इसमें केवल एक नलिका बताई गई है, इसमें क्या, एक नलिका। इट मींस इस प्रकार से सिंपल रूप में जिन ग्रंथियों के अंतर्गत नलिकीय संरचना पाई जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। कैसे बोलेंगे बच्चों उसको, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर इसी प्रकार की ये नलिकाएं संरचना जो है एक से अधिक या संयुक्त रूप में पाई जाती हैं, इट मींस कंपाउंड रूप में पाई जाती हैं, तो उनको अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। समझ में आई क्या बात, ठीक। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी कितनी प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां में डायग्राम से ये मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक और मिश्रित रूप इन दोनों का, कौन का, नलिकाकार और कुपिकीय है, और पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर और एल्वियोलर स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, जिसको कि यहां मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ प्राणियों के अंतर्गत इस प्रकार की भी संरचनाएं पाई जाती हैं स्त्रावी इकाई के रूप में, जिनको क्या कहा गया है, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके आधार पर, स्त्रावी इकाई की आकृति के आधार पर प्रकार। इसके बाद है तीसरा, स्त्रवण की विधि। तो देखिए स्त्रवण की विधि, स्त्रवण मतलब जो ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, अपने स्त्रावी पदार्थ का क्या करती हैं, स्त्रवण करती हैं, ठीक है। तो वो जो स्त्रावी पदार्थ है वो किस रूप में होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो कितने प्रकार से होता है, तो वो हम किस रूप में पढ़ेंगे बच्चों, स्त्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। तो वही स्त्रावी ग्रंथियां जो हैं वे स्त्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की बताई गई हैं, 3 प्रकार की, सिरमी, श्लेष्मल और मिश्रित। देखिए सिरमी द्रव, आपने नाम सुना होगा सिरमी द्रव। तो सिरमी द्रव क्या होता है, सिरमी, सीरम, सीरम क्या होता है, सीरम एक स्पष्ट पारदर्शी भाग होता है, द्रव रूप होता है। सीरम क्या होता है, रक्त का क्या होता है, स्पष्ट पारदर्शी भाग जो होता है। आई बात समझ, तो उसी से लिया गया क्या, सिरमी, सिरमी द्रव, अर्थात जिन ग्रंथियों के द्वारा एक स्पष्ट पारदर्शी पदार्थ का इसका कहता हो स्त्रवण किया जाता हो, वह क्या कहलाता है, सिरमी द्रव कहलाता है। समझ में आई बात, क्या पढ़ रहे अपन, स्त्रावी पदार्थ की प्रकृति। तो पहली प्रकृति कौन सी है, सिरमी। सिरमी का मतलब स्पष्ट एक जलीय पारदर्शी पदार्थ। समझ में आई बात। तो पहला कैसा है, सिरमी पदार्थ। तो सिरमी पदार्थ कैसा होता है, स्पष्ट जलीय पारदर्शी द्रव के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा है श्लेष्मल, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मल द्रव क्या होता है, श्लेष्मीय द्रव जो होता है बच्चों, यह एक प्रोटीन युक्त गाढ़ा द्रव होता है। क्या होता है श्लेष्मल, श्लेष्मल द्रव क्या होता है, श्लेष्मल द्रव जो होता है वह प्रोटीन युक्त एक क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है। समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो श्लेष्मल हो गया क्या, श्लेष्मल। इसके बाद तीसरा दे रखा है क्या बच्चों, मिश्रित, अर्थात कुछ ग्रंथियों के द्वारा इन दोनों पदार्थों का मिश्रित रूप भी क्या किया जाता है, स्त्रावित। कुछ श्लेष्मीय है, थोड़ा सा सिरमी है, वो जो पदार्थ होता है वो कौन सा कहलाता है, मिश्रित द्रव कहलाता है। समझ में आई बात। तो ये हुआ क्या आपका स्त्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। इसके बाद है अगला, स्त्रवण की विधि। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा अपन को समझना है। स्त्रवण की विधि के आधार पर यहां 3 प्रकार बताए गए हैं, एपोक्राइन, मियोक्राइन और होलोक्राइन। देखिए यहां एक शब्द जो है, सॉरी शब्द नहीं, वाक्य क्राइन,
कॉमन है और आगे के जो तीनों शब्द हैं, वाक्य हैं, वो क्या है, अलग अलग है। कौन से? एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन। देखिए यहां डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये तीनों डायग्राम बना रखे हैं मैंने आपको, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। क्या है ये? तो सबसे पहले यहां जैसा कि ऊपर लिख रखा है नंबर 1 पर एपोक्राइन। एपोक्राइन में क्या होता है? देखिए बच्चों, ये मैंने आपको यहां बनाई है कि किसी ग्रंथि की क्या है, ये स्त्रावी कोशिकाएं हैं। किसी ग्रंथि की क्या है, ये स्त्रावी कोशिकाएं हैं, जो कि स्त्रावी पदार्थ का क्या कर रही हैं, स्त्रवन कर रही हैं। टॉपिक क्या है? स्त्रवन की विधि। इट मीन्स जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के द्वारा अपने स्त्रावी पदार्थ का स्त्रवन जो है वह किस प्रकार से किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा। ग्रंथियों के द्वारा से मतलब ग्रंथियों की कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावी पदार्थ का स्त्रवन किस प्रकार से किया जाता है, कितनी विधि से किया जाता है, वो यहां पर बताया गया है। एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर एपोक्राइन। तो देखिए बच्चों, ये कोशिकाएं हैं किसी ग्रंथि की, जिसमें एक सिस्टमेटिक रूप से बताया गया है कि किसी ग्रंथि की कोशिकाएं स्त्रावी पदार्थ का स्त्रवन किस प्रकार से कर रही है। तो नंबर 1 यहां आप देखिए, एक स्वस्थ ग्रंथि की कोशिका है, उसके अंतर्गत स्त्रवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसके अंतर्गत कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उसकी कुछ आकारिकी में परिवर्तन आता है और उस स्त्रावी पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे कि इसमें क्रमिक आकारिकीय परिवर्तन होते हैं और फिर जो स्त्रावी पदार्थ होता है उसको कोशिका से बाहर कर दिया जाता है। देख लीजिए, इट मीन्स कोशिका क्या कर रही है, कुछ आवश्यक परिवर्तनों के द्वारा अपने स्त्रावी पदार्थ का क्या कर रही है, स्त्रवन कर रही है और उस कोशिका की आकृति में भी क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसे अपन क्या करें, एपोक्राइन। दूसरा है मीरोक्राइन। मीरोक्राइन में क्या होता है बच्चों? देखिए यहां ये किसी ग्रंथिल कोशिकाओं का डायग्राम है, जिसमें बताया गया है कि ये किसी ग्रंथि की कोशिकाएं हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, ये ग्रंथिल कोशिकाओं का जब स्त्रवन करती हैं तो वो पहले उस कोशिका के कोशिका द्रव्य में उनका संश्लेषण करती हैं और उनका स्त्रवन जो है वह कोशिका से बाहर करती हैं, तो उसके कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ में आई क्या बात? यहां कोशिका के आकार में क्या नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। यहां कोशिका के आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और तीसरा प्रकार है होलो। होलो मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूर्ण, है ना। तो होलोक्राइन, इट मींस यहां जब किसी ग्रंथि से स्त्रावी पदार्थ का स्त्रवन होता है तो उस पूरी ही कोशिका का क्या होता है, ह्रास होता है। उस प्रकार के स्त्रवन की विधि को क्या कहा गया है बच्चों, होलोक्राइन ग्रंथि। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर आप लोगों को क्या बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड।